हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का न्यू चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे, जो थे सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उनका साम्राज्य प्रशासन के बारे में, साथ ही अशोक और उसके कलिंग युद्ध के बारे में मैंने पढ़ाया था, और साथ ही अशोक का धम्म क्या था वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखकर नहीं आए हैं तो वो अच्छे से उस वीडियो को देख ले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को भी मैंने बेसिक 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में आसान हो सके। सबसे पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार का किस तरीके से उपयोग बढ़ने लगा था और खेती किस तरीके से लोहे के औजारों से होने लगी थी। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे प्राचीन काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से मुख्य कदम उठाए गए जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे गांव में कौन रहते थे, और साथ ही साथ 4 पॉइंट में हम देखेंगे नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, नगर कैसे विकसित हुए और वे अनेक गतिविधियों के केंद्र कैसे बने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। 3000 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग प्राचीन काल में शुरू हुआ। लोहे के औजार और हथियार महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिले हैं। जो महापाषाण कब्रें हमने इससे पहले कुछ अध्यायों में भी पढ़ा था, महापाषाण काल, उसमें कब्रें मिली थी जो इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का गोल से बनाया जाता था और बीच में कब्रगाह होती थी। तो यही यहाँ पर ये हथियार मिले हैं, क्योंकि माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है। तो प्राचीन काल में इस तरीके की धारणा थी और ये औजार उस दूसरे जीवन में काम आने वाले थे, इसीलिए इनका वहाँ पर वो मिले हैं और रखे गए थे। सेकेंड पॉइंट है लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा। जैसे धीरे धीरे लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ने लगा। अब यहाँ पर 3000 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। अब सोच रहे होंगे कि 2500 वर्ष पूर्व ये तो कम है, लेकिन उस समय पे वर्ष पूर्व क्या होता है कि घटते हुए क्रम में होता है, इसीलिए 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे कम आंकड़ा दिख रहा है। जिससे जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए फाल बनाए गए। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ बनाई गई जिससे पेड़ों को काटा जाता था, और जुताई करने के लिए फाल बनाए गए थे। खेतों को जोतने के लिए फाल जो कि लोहे के होते थे बनाए गए। इस प्रकार कृषि का उत्पादन भी बढ़ने लगा। और लोहे के कौन कौन से औजार थे ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो औजार है ये किसी चीज़ को उठाने के लिए, इसको हंसिया बोलते हैं। दूसरा जो औजार है ये है कुल्हाड़ी, और तीसरा जो औजार है इसको बोलते हैं सनंसी। तो इन औजारों का प्रयोग बढ़ने लगा था। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राचीन काल में क्या क्या कदम उठाए गए। पहला पॉइंट है समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। अगर समृद्ध गांव नहीं होंगे, गांवों में खेती नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलेगा, तो राज्य कैसे बनेंगे, और राज्य नहीं बनेंगे तो राजा कैसे होंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल था। कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए नए औजार बनाए गए, साथ ही रोपाई की गई, बीजों को खेत को खोदकर उसमें बीज डालकर इस तरीके से रोपाई की गई, जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम था।
सेकेंड पॉइंट, उसी तरह सिंचाई भी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई का भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते थे लोग। इस सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। नहरें खोदी गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए और कृत्रिम जलाशय मतलब पानी का कुंड एक तरीके से बनाया गया, जिससे सिंचाई की पूर्ति की जाती थी। यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है, ये है दिल्ली में मिला वलय कूप, जिससे पानी की सप्लाई होती थी। तो ये वलय कूप दिल्ली में मिला था पुरातत्वविदों को। उसी के साथ ही थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट है, गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? थर्ड पॉइंट वन, देश के उत्तरी हिस्से में, मैंने आपको दिशा बताई थी, पूरब इस तरीके से, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देश के ये उत्तरी हिस्से में कौन लोग रहते थे? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक कौन था? गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते हैं। जैसे वर्तमान में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम प्रधान भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं। तो उसी समय गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे। यह पद आनुवांशिक था। यह पद आनुवांशिक का मतलब है एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, इसे आनुवांशिक बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बगीचे हैं, वही होता था ग्राम भोजक के पद पर। और इनकी ज़मीन, इनके दास और मजदूर यहाँ पर काम करते थे। प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे, क्योंकि भूस्वामी थे ग्राम भोजक, तो ये राजा का कर वसूलने का काम भी करते थे। और फिर उसके बाद है गृहपति। गृहपति कौन थे? स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहते थे, जो छोटे किसान होते थे। स्वतंत्र किसान ये किसी की ज़मीन पर काम नहीं करते थे, ये खुद की ज़मीनों पर, भले ही इनके पास ज़मीनें कम होती थी, लेकिन ये खुद की ज़मीनों पर काम करते थे। फिर है दास कर्मकार। दास कर्मकार कौन थे? इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, यह दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। दूसरों की ज़मीन पर काम करके जिसकी ज़मीन है उसे भी देते थे और खुद भी उस ज़मीन से उत्पाद को लेते थे। तो ये थे दास कर्मकार, जो कि देश के उत्तरी हिस्से में रहते थे। देश के दक्षिणी हिस्से में क्या था? देश के दक्षिणी हिस्से में अब है देश के दक्षिणी हिस्से में, थर्ड पॉइंट टू में है, देश के दक्षिणी हिस्से में क्या था? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिलनाडु में प्राचीनतम रचनाएं की गई, मतलब तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहाँ पर तमिल साहित्य को काफ़ी ज़्यादा रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहते हैं। उनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। जब भी मदुरै के कवियों का सम्मेलन होता था, वहाँ पर कवि जो कविताएं लिखते थे, कहा मतलब पद्य लिखते थे, काव्य लिखते थे, तो उनका सम्मेलन यानी कि मीटिंग होती थी। तो उस समय पर इन संगम जो साहित्य है इसका संकलन किया गया, और जो यहाँ के इतिहास को बताता है, यहाँ के राजाओं के बारे में और यहाँ के गौरवशाली अतीत के बारे में बताता है, तो इसीलिए इसे संगम साहित्य भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का पार्ट 1 यहाँ यही तक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। पहले पॉइंट में हमने देखा लोहे के औजार और खेती। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और लोहे के औजार और हथियार महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिले। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे क्या होता था, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए फाल भी बनाए गए थे। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कृषि उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत सिंचाई काफ़ी उपयोगी साबित हुई। नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। थर्ड पॉइंट में हमने देखा गांव में कौन रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान रहते थे।
गृहपति रहते थे, स्वतंत्र किसान और दास कर्मकार जो दूसरे की भूमि पर काम करते थे। और देश के दक्षिणी हिस्से में संगम साहित्य का संकलन मदुरै के कवियों के द्वारा जो सम्मेलन थे उनमें भाग लेकर संकलन किया जाता था लगभग 2300 वर्ष पूर्व। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद का जो पॉइंट है और कुछ मैप और साथ ही साथ MCQs वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।